बिहार की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में जो सीट है वो है पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट। वजह साफ है, जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पहली बार खुद चुनावी मैदान में उतरे हैं और वो भी सीधे बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ों में से एक है। नितिन नबीन के राज्यसभा पहुंचने के बाद ये सीट खाली हुई और इसी वजह से यहाँ उपचुनाव हो रहा है। वोटिंग 30 जुलाई को और नतीजे 3 अगस्त 2026 को आएंगे, यानी अभी सिर्फ 3 दिन बचे हैं। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी मिश्रा है और आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। बांकीपुर को बिहार के सबसे हाई प्रोफाइल और वीआईपी शहरी सीटों में गिना जाता है, जिसे परंपरागत रूप से कायस्थ बहुल सीट माना जाता है। ये सीट पहले पटना वेस्ट नाम से जानी जाती थी, जो साल 2008 के परिसीमन के बाद बांकीपुर बनी और बीजेपी पिछले 9 चुनावों से इस पर लगातार जीत हासिल करती आई है। यहाँ 3 दशकों से ज्यादा एक पिता पुत्र की जोड़ी का ही दबदबा रहा है। नबीन किशोर प्रसाद सिन्हा ने साल 1995 से पटना वेस्ट सीट पर लगातार 4 बार जीत दर्ज की और उसके बाद उनके बेटे नितिन नबीन ने ये विरासत आगे बढ़ाई। कास्ट एनालिसिस की बात करें तो यहाँ कुल 3,79,471 मतदाता हैं। कायस्थों के अलावा यहाँ भूमिहा, ब्राह्मण और राजपूत मतदाताओं की बड़ी आबादी रही है, यानी कुल मिलाकर फॉरवर्ड वोटर की इस सीट की राजनीति की दिशा तय करते हैं। हालांकि यादव, वैश्य और कुर्मी मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी रही है, जो चुनाव में निर्णायक फर्क डाल सकते हैं, खासकर तब जब मुकाबला त्रिकोणीय हो। इसी सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए महागठबंधन ने भी अपनी रणनीति तय की है। वैश्य समाज से रेखा गुप्ता को उतार कर वो फॉरवर्ड नॉन कायस्थ और ओबीसी वोट को साधने की कोशिश कर रहे हैं। दिलचस्प बात पता है क्या है? दिलचस्प बात तो यहाँ पर यह है कि बीजेपी ने शुरू में अभिषेक कुमार उर्फ बंटी को टिकट दिया था, लेकिन इसके बाद से पार्टी ने नालंदा के नीरज कुमार सिन्हा को अपना उम्मीदवार घोषित किया, यानी टिकट बदला गया। नीरज सिन्हा बूथ स्तर से लेकर मंडल अध्यक्ष तक की जिम्मेदारी संभाल चुके संगठन के अनुभवी कार्यकर्ता हैं। बीजेपी ने इस उपचुनाव को बेहद गंभीरता से लिया है। पार्टी ने 40 नेताओं की स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें कई बड़े चेहरे शामिल हैं जो रैली, जनसभा और रोड शो करेंगे। खुद प्रशांत किशोर पहली बार किसी चुनाव में कैंडिडेट के तौर पर उतरे हैं। ये उनके और उनकी नई नवेली पार्टी के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा मानी जा रही है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है क्योंकि साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी 243 में से 238 सीटों पर लड़ने के बावजूद एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। ये कोई नया चेहरा नहीं है, बल्कि रेखा गुप्ता साल 2025 के विधानसभा चुनाव में भी बांकीपुर सीट से आरजेडी के टिकट पर लड़ चुकी है। यहाँ पर दिलचस्प बात तो ये है कि वो राजनीति में आने से पहले लंबे समय तक कांग्रेस में सक्रिय थी और जब महागठबंधन के सीट बंटवारे में बांकीपुर आरजेडी के हिस्से आई, तब उन्होंने कांग्रेस छोड़कर आरजेडी का दामन थामा। इस बार भी तेजस्वी यादव ने लगातार दूसरी बार उन पर भरोसा जताया है। हालांकि इससे कांग्रेस आरजेडी संबंधों को लेकर सवाल भी उठे, क्योंकि कांग्रेस इस सीट पर अपना दावा जता रही थी। अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। भाजपा के कैंडिडेट नितिन नबीन को 98,299 वोट मिले, यानी 63.25% वोट शेयर किए। रेखा गुप्ता जो आरजेडी की कैंडिडेट रही, उन्हें 46,363 वोट मिले। इसके साथ ही जनसुराज पार्टी से जो कैंडिडेट थी वो वंदना कुमारी, जिन्हें मात्र 7,717 वोट प्राप्त हुए। यानी नितिन नबीन ने आरजेडी की उम्मीदवार को 91,936 वोटों के भारी अंतर से हराया था, जबकि जनसुराज पार्टी का वोट शेयर सिर्फ करीब 5% के आसपास था। अब यहाँ पर एक अहम सवाल उठता है कि क्या खुद प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने से ये 5% वोट शेयर रातों रात 45 से 50% के विनिंग मार्क तक पहुंच सकता है? कई एक्सपर्टीज की राय तो ये है कि लगभग असंभव जैसा टास्क है। इसे किसी करिश्मे से कम नहीं माना जा सकता है। ये जो मुकाबला है वो सिर्फ कैंडिडेट के बीच नहीं है, बल्कि 2 अलग अलग चुनाव प्रचार रणनीतियों के बीच भी एक तरह का इम्तिहान है। बीजेपी जहां अपने मजबूत संगठन और व्यापक नेतृत्व के भरोसे मैदान में है, वहीं जनसुराज पार्टी पूरी तरीके से अपने संस्थापक की व्यक्तिगत पहचान और छवि पर दांव लगा रही है। बीजेपी का बांकीपुर में इतिहास बेहद मजबूत रहा है। यहाँ पिछले 45 सालों से बीजेपी को ही जीत मिलती रही, जहां नितिन नबीन 5 बार, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, 5 बार और उनके पिता नबीन किशोर सिन्हा 4 बार विधायक चुने गए। इतना गहरा संगठनात्मक जनाधार तोड़ना किसी भी नई पार्टी के लिए आसान नहीं होता।
चाहे उसका चेहरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो। हालांकि कुछ फैक्टर प्रशांत किशोर के पक्ष में भी जा सकते हैं। जानकारों के मुताबिक बिहार में टेंडर घोटाला और भरत तिवारी एनकाउंटर जैसे मामलों को लेकर जनता में सम्राट चौधरी की सरकार के खिलाफ नाराजगी है, जिसे भुनाने की कोशिश प्रशांत किशोर करेंगे। साथ ही चूंकि ये उपचुनाव है, इसमें आम विधानसभा चुनाव जैसा बड़ा टर्नआउट नहीं होता। कम वोटिंग प्रतिशत कई बार परंपरागत समीकरणों को उलट भी देता है। प्रशांत किशोर खुद भी आश्वस्त है कि महागठबंधन के वोटर उनकी तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, यानी वो आरजेडी के परंपरागत मुस्लिम यादव वोट बैंक में सेंधमारी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ये चुनाव जो है वो पूरी तरीके से त्रिकोणीय बन चुका है। बीजेपी, आरजेडी और जनसुराज, इसमें असली पैच ये है कि अगर पीके असरदार तरीके से कैंपेन करते हैं तो वो बीजेपी विरोधी वोट को बांट सकते हैं, जिससे या तो बीजेपी को फायदा हो सकता है या फिर आरजेडी इस बंटवारे से कमजोर पड़ सकती है। दूसरी संभावना ये भी है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच खटास, कांग्रेस को टिकट न मिलने की वजह से कांग्रेस समर्थक वोटर पीके की तरफ शिफ्ट हो, जो जनसुराज के लिए एक मौका बन सकती है। फिर भी जमीनी हकीकत यही कहती है कि जहां बीजेपी का 4 दशकों से अटूट कब्जा रहा हो, वहां किसी नए नवेले उम्मीदवार का, चाहे वो कितना भी हाई प्रोफाइल क्यों ना हो, रातों रात जीत दर्ज कर लेना बेहद मुश्किल काम है। बांकीपुर उपचुनाव सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं है, बल्कि प्रशांत किशोर और जनसुराज पार्टी की राजनीतिक विश्वसनीयता की पहली बड़ी परीक्षा है। अगर पीके यहाँ जीतते हैं या करीबी मुकाबले में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो ये जनसुराज के लिए 2025 की करारी हार के बाद एक बड़ा साइकोलॉजिकल बूस्ट होगा। लेकिन अगर पुराना ट्रेंड कायम रहा तो ये बीजेपी के लिए ये साबित करने का मौका होगा कि उसका अपना समीकरण उसके साथ है। खैर, नतीजा 3 अगस्त 2026 को साफ हो जाएगा। आंकड़े और जातीय समीकरण फिलहाल बीजेपी के पक्ष में झुके हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि पीके के लिए ये लड़ाई प्रतीकात्मक जीत है या मॉरल विक्ट्री की तरफ ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, इस बार बाजी पलटेगी या बीजेपी यहाँ फिर से चुनाव जीतकर अपना किला कायम रखेगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही देखते रहे अनकोट मीडिया को। धन्यवाद।